जो बाइडन ने अमरीकी इंतखाब जीत लिया, यानी अब वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। उनका ऑफिशियल ऐलान आना बाकी है। 290 इलेक्टोरल वोट लिए हैं और बाद तजियाकारों का ये कहना है अमेरिका में, जिनसे हमारी बात हुई, कि जो बाइडन के जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो 306 से भी आगे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। उसके अलावा जो बाइडन के कुछ मुनफरिद रिकॉर्ड्स भी हैं जिन पर आगे चलकर बात करेंगे। नाजरीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज, AM न्यूज पर। नाजरीन, अभी जो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया, ये वो नताइज हैं जो सारी दुनिया के मीडिया पर चल रहे हैं। इसमें सिर्फ मीडिया ये दिखा रहा है कि 290 इलेक्टोरल वोट्स हो गए हैं, और बाज़ दोस्तों का, बाज़ तजिया नगारों का जिनसे अमेरिका में हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये इलेक्टोरल वोट्स चूंकि ट्रंप के 214 हैं अभी तक, और चंद ही रह गए हैं नतायज, तो 316 के करीब हो सकते हैं। 538 इलेक्टोरल वोट हैं, इसलिए जब उनका फाइनल काउंट आएगा तो वो तकरीबन 306 से 310 315 तक जा सकेंगे। अब फाइनल क्या आता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी जो नतायज रह गए हैं आना, वो इतने इनसिग्निफिकेंट हैं अमेरिकी सिस्टम में कि उनका ओवरऑल नतायज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नाजरीन, जो बाइडन का जो इंतखाब है वो अमेरिका में एक रेडिकल चेंज के तौर पर देखा जा रहा है, दुनिया में भी एक रेडिकल चेंज के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसी पर आज बात करना मकसूद है। ये जो इनका इंतखाब है जो बाइडन का, पहले जरा ये जानते हैं कि जो बाइडन किस किस्म की शख्सियत हैं। नादिन, जो बाइडन के ने ये एक कुछ नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, कुछ नए एजाज उनके हिस्से में आए हैं। मसलन जब वो 1973-74 में सियासत में दाखिल हुए, सेनेटर मुंतखब हुए, एक गरीब खानदान से उनका ताल्लुक है, और वो एक वाइट कॉलर शख्स रहे हैं हमेशा। वो जब सियासत में दाखिल हुए और सेनेटर मुंतखब हुए तो अमेरिका के कम उम्र तरीन शख्स थे। अमरीकी निज़ाम में वो सबसे जूनियर एज में सेनेटर मुंतखब हो गए। अब जब वो सदर मुंतखब हुए हैं तो वो अमेरिका के मुंतखब होने वाले सदूर में सबसे मौमर हैं, यानी कि 74 साल की उम्र में, 74 साल से जायद की उम्र में उन्होंने ये इंतखाब जीता है। इस तरह ये एजाज, मुनफरिद एजाज उनके हाथ आया है। फिर उन्होंने अमेरिका में ने एक पॉपुलर वोट लेने का भी नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो तकरीबन 8 करोड़ के करीब बनता है। फाइनल काउंट में उसका एक्चुअल नंबर सामने आ जाएगा। तो ये बड़े मुनफरिद उनके इजादात हैं। उनकी जहाँ तक शख्सियत का ताल्लुक है तो वो एक सुलझ किस्म के एक धीमे मिजाज शख्स हैं, जो अगर कोई लफ्ज निकालते हैं, अपने जबान से अदा करते हैं, तो वो बहुत सोच समझ कर बोलने वाले शख्स हैं। गौर और फिक्र उनकी शख्सियत का एक पहलू है, उनकी तबीयत का एक हिस्सा है, उनकी आदत का एक हिस्सा है। और फिर जो इस वक्त के जो दुनिया के गिवन हालात हैं, उसके मुताबिक जिस किस्म की शख्सियत अमेरिका में दरकार थी, जो अमेरिका को मजीद जो सियासी तकसीम है उससे बचाए, ट्रंप की जो मुहिम जुयाना किस्म की तबीयत थी, उसके नतीजे में अमेरिका में पोलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ रही थी, सोसाइटी बहुत तकसीम हो रही थी। लेकिन अब जो बाइडन का ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अमेरिकी सोसाइटी को रीयूनाइट करेंगे, और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो तमाम अमरीकियों के सदर होंगे, सिर्फ डेमोक्रेट्स के सदर नहीं होंगे। दूसरी जानब सदर ट्रंप जो हैं वो के लेम डक हो चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उन्होंने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अदालत जाने का ऐलान कर दिया। वो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नाज़रीन, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और ना जाएं, वो उससे हमारा उस तरह का कंसर्न नहीं है। लेकिन हम इस इंतखाब को, चूंकि एक रेडिकल चेंज आने का इम्कान है दुनिया भर में, तो इसका इसका जायजा लेना मुख्तलिफ पहलुओं से बहुत ज़रूरी है। एक पहलू तो है इसकी अमेरिका की इंटरनल डायनामिक्स। इंटरनल डायनामिक्स में ग्लोबल पॉलिसी पर उसका थोड़ा बहुत असर पड़ता है मैशत की वजह से, बाकी पहलुओं का असर नहीं पड़ता। अब उनके लिए हेल्थ केयर सिस्टम जो है, वो जो ट्रंप बहुत ऐलान करते रहे, बाराक ओबामा नहीं बना सके थे, उसकी वजह से उनको उनकी शिकस्त का एक अंसर वो भी था। हेल्थ केयर सिस्टम की डेवलपमेंट, मीशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करना, ये उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। सोसाइटी को रीयूनाइट करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। फिर जो अमेरिका में जॉब्स का मसला है, अभी चूंकि कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हुए, तो जॉब्स की बहाली उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगी। जॉब्स बहाल होंगी तो फिर अमेरिकी मीशत भी बेहतरी की जानी माइल होगी, और ओवरऑल इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है अमेरिका में,
वो उसमें एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी अगर जॉब्स बढ़ती हैं। फिर जो दुनिया भर के इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से उनका किरदार बड़ा अहम है। अमेरिका के अंदर जो बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात हैं उसके हवाले से उनका किरदार बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिम वोट को आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि इस्लाम की वही हैसियत होगी जो बाकी मज़ाहिब की हैसियत है। तो इस तरह ये मामला अब आगे चलकर देखना होगा कि इसको वो किस तरह से ये अपने इन सारे ऐलानात पर अमल दरामद करते हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। और माजी में जो बाइडन जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया पाकिस्तान के हवाले से, आपको पता होगा कैरी लूगर बाइडन बिल आया था जिसमें पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से कुछ पीपल्स पार्टी के दौर में एक मुआहदा हुआ था। तो वो उनका पाकिस्तान की जानिब भी झुकाव जो है वो दिखाई दिया है माजी में। भारत के साथ भी जाहिर सी बात है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, तो उस पर आगे चलकर बात करेंगे। तो ये मामला जो हैं वो उनके इंटरनल चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, मईशत की बहाली और ये वो। लेकिन अब देखना ये है कि वो जो उनके पास टीम है, क्योंकि अमेरिकी निज़ाम में एक बात और बड़ी अहम है कि अमेरिकी सदर के साथ तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग और तब्दील होते हैं। पूरी टीम हर शोबे में एक्सपर्ट्स जो हैं वो हर शोबे में पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो नए आते हैं। पेट्रोलियम से लेकर और एग्रीकल्चर तक तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नए हाथों में आ जाता है, तमाम सिस्टम नए हाथों में आ जाता है। अब देखना यह है कि जो नए हाथ आएंगे वो किस हद तक जो बाइडन के दावों के साथ खड़े हैं और जो बाइडन के वादों को आगे बढ़ाएंगे। ये नाजरीन एक और जो उनके इंतखाब की वजह से दुनिया में तब्दीली दिखाई देगी वो हुक्मरानों का मिजाज है। सदर ट्रंप अमेरिका में जब थे तो सदर ट्रंप बहुत तुनक मिजाज और तेज मिजाज के शख्स हैं, गुस्सा जल्दी करते हैं। उनको उनकी देखा देखी अगर हम उस पूरे पिछले 4 साल का जायजा लें तो शेख हसीना वाजिद पिछले 4 साल में ज़रा ज़्यादा वायलेंट हुई। जमात इस्लामी के लोगों को इन्होंने इन 4 सालों में बहुत फांसियाँ दी, जिन्होंने उस ज़माने में पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार किया था। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उन्होंने पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा बिगाड़े। और भी मतलब वो भी तुनक मिजाज खातून दिखाई देती हैं, ज़्यादा जारे मिजाज हैं। फिर उनसे आगे अगर आए तो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने पिछले 4 साल गुजारे, वो नवाज शरीफ साहब के पर इल्ज़ाम भी लगता है उनके दोस्ती के हवाले से, वो रायविंड भी आए। ये सब कुछ होता रहा उस जमाने में, हालांकि वही इंतहा पसंद मोदी थे, लेकिन फिर अचानक वो उनके रवैये में भी तब्दीली आ गई और वो भी एक जारे मिजाज और इंतहा पसंद शख्स के तौर पर और गुस्सावर शख्स के तौर पर सामने आए। पाकिस्तान में इमरान खान साहब बिल्कुल बेलचक रवैये के शख्स हैं, ज़्यादा जल्दी गुस्सा करते हैं। पाकिस्तान से अगर आगे निकलें बरतानिया की तरफ जाएं तो बोरिस जॉनसन भी उसी मिजाज के दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इब्तिदा में उसी मिजाज के थे। मीडिया के साथ उनका भी झगड़ा पड़ा, अखबारात को उन्होंने बंद किया। तो दुनिया भर में ओवरऑल ईस्ट कोस्ट चले जाएं, वेस्ट कोस्ट चले जाएं, ईस्ट पोल पर देख लें, तमाम जगहों पर तकरीबन एक ही तरह के मिजाज के लोग जो हैं वो आगे आते दिखाई दिए। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान आगे आए जो नौजवान है और इस उम्र के जो तकाजे होते हैं मिजाज के हवाले से वो भी उनमें भी मौजूद हैं। तो इस तरह से हम दुनिया में हम देख रहे थे पिछले 4 साल से कि ज़रा जारे मिजाज किस्म के लोग जो हैं वो इक़्तिदार पर हैं और दुनिया में कुछ इंतशार दिखाई देता था, कुछ अफरा तफरी दिखाई देती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें शायद कमी आए, क्योंकि अमरीकी सदर बड़ा इंस्ट्रूमेंटल होता है इस हवाले से। तो अमरीकी सदर जो है वो एक मुतदिल मिजाज, एक ठंडे मिजाज के शख्स आए हैं। ये एक ग्लोबल उसकी सिग्निफिकेंस होगी, ग्लोबल इम्प्लीकेशन होगी नाज़रीन। फिर इसराइल के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात है, इसराइल अमेरिका का बेबी है, उसमें कोई बहुत पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगा उन ताल्लुकात में, लेकिन जो ट्रीटमेंट का फ़र्क है वो मौजूद रहेगा, उसमें तब्दीली आएगी। मसलन अमरीकी सदर ट्रंप ने बैतुल मुक़द्दस को जिसे यरूशलेम कहा जाता है उसको इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया, जबकि उससे पहले तल अबीब दारुल हुकूमत था और किसी अमरीकी सदर को यह जरूरत नहीं हुई थी कि वो तल अबीब के मुकाबले में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस जो है उसको दारुल हुकूमत तस्लीम कर ले। इसराइल की बहुत तवील अरसे से कोशिश थी
फिर अरब ममालिक पर और पाकिस्तान पर दबाव डाला। पाकिस्तान की हुकूमत को नवाज शरीफ साहब भी और मौजूदा हुकूमत भी और शाहिद खाकान अब्बासी भी, उनको शाबाश कि उन्होंने अमरीकी दबाव को कबूल किया और इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन अरब ममालिक ने बहुत तेज़ी दिखाई। यूएई ने तो वायदा कर लिया, बहरीन के हवाले से है, फिर और सऊदी अरबिया के हवाले से भी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो वो जो कहते हैं ना पंजाबी में कि एक नवा कट्टा खुलन वाला है, तो एक नया कट्टा इसमें खुल सकता है, क्योंकि अब अरब ममालिक में एक रेडिकल चेंज आएगी, एक बुनियादी तब्दीली आएगी। उस तब्दीली के हवाले से अरब अरब ममालिक को भी अपनी पॉलिसी को रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये एक बुनियादी तब्दीली आ सकती है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। वो जो तेज़ी दिखाई दे रही थी पिछले 2-3 महीने में, चूंकि सदर ट्रंप अमेरिका में लाजमन इलेक्शन जीतना चाहते थे, यहूदी लॉबी का सारा वोट लेना चाहते थे, वो अब मामला नहीं होगा। सऊदी अरब के साथ अमेरिका के ताल्लुकात की भी एक ख़ास अहमियत है। जो बाइडन खुद वाजे भी कर चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब और जो अमेरिका के ताल्लुकात में एक आपको तनाव दिखाई देगा कुछ अर्सा, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना है और उसके बाद टोन डाउन हो गए होंगे उनके ताल्लुकात। लेकिन अहमियत बढ़ेगी यूएई की। यूएई के जो अमेरिका के साथ मामलात हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों के साथ मामलात हैं, उसके नतीजे में ये बहुत वाजे है, बहुत सामने की बात दिख रही है। और इंडिया भी दे चुके हैं जो बाइडन के यूएई की अहमियत को में इजाफा होगा। उसके साथ साथ तुर्की, जिसके पास F-16 की फैक्ट्री भी है, अमेरिकन F-16 की एक फैक्ट्री तुर्की में भी है, वो तुर्की के साथ ताल्लुकात भी उनके बेहतर होगा, तुर्की की अहमियत में भी एक इजाफा होगा। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात तो पहले ही बहुत अच्छे हैं, और सऊदी अरब और एक ट्रायंगल बना हुआ है पाकिस्तान के लिए कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात, और सऊदी अरब कुछ शाकी है पाकिस्तान से तुर्की के साथ ताल्लुकात के हवाले से। तो ये इस तरह की एक चेंज दिखाई देगी मिडल ईस्ट में भी। लेकिन मिडल ईस्ट में फिर एक फ़लस्तीन का मामला एक अहम है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो हमेशा चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं, तो उनकी हमने देखा था कि यासिर अरफात के साथ भी एक मौके पर आकर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, और फिर एक पॉलिटिकल डायलॉग तकरीबन शुरू होने जा रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। बहुत सारी उसके दीगर फैक्टर्स भी हैं, ताहम वहाँ फ़लस्तीन के मसले को भी एक नई शक्ल मिल सकती है। वो मसला मुझे नहीं लगता कि हल होगा, क्योंकि इसराइल को बहरहाल अमेरिका नाराज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तब्दीली उसमें हमें दिखाई देगी। नाज़रीन, इसके अलावा भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात एक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक का डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया था भारत के साथ ताल्लुकात को सदर ट्रंप ने। गो के उन्होंने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया रखा 4 साल इमरान खान साहब के साथ जो उनके ज़ाती ताल्लुकात बने, उसके नतीजे में पाकिस्तान को काफ़ी उन्होंने वो कुछ नहीं किया जिसका उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन बहरहाल भारत के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो सफारती से तब्दील होकर सिक्योरिटी नौयत के हो गए हैं, सिक्योरिटी ड्रिवन हो गए हैं। फिर दिफाई ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पे तब्दील हो गए हैं। अभी उन्होंने वायदा किया भारत के साथ सेटेलाइट इंटेलिजेंस का, यानी कि इतलात के तबादले का, सेटेलाइट से जो जासूसी होगी उन इतलात के तबादले का। पाकिस्तान उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। तो भारत के साथ ताल्लुकात में कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली मुझे लगता है कि आएगी, क्योंकि जो बाइडन भारत के अंदर जो मजहबी हुकूक हैं, इंसानी हुकूक हैं, उसके हवाले से बरमला तशवीश का इजहार कर चुके हैं। कश्मीर में इंसानी हुकूक की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर वो तशवीश का इजहार कर चुके हैं, और वो ये कह चुके हैं कि भारत को वो इस हवाले से एक शटअप कॉल देंगे और भारत पर दबाव डालेंगे कि वो कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाए। तो पाकिस्तान के लिए इसमें एक अच्छा पहलू जो ये हो सकता है, और यकीनी तौर पर होगा, हमें लगता है अगले चंद दिनों में मामला सामने आएंगे कि कश्मीर में भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ेगा हालात को बेहतर बनाने के लिए, और मसला कश्मीर को हल करने की जानिब भी आगे बढ़ा जा सकता है। इसी तनाजुर में देखिए किस हद तक आगे बढ़ते हैं, ये भी अभी अगले चंद दिनों में सामने आएगी। लेकिन मुझे मेरे ज़ाती कुछ इतलात की बुनियाद पर और कुछ तजिए की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि कश्मीर में भारत को एक शटअप कॉल मिलेगी। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारत की जानिब से जारियत दिखाई देती है,
वो इस सारे मामला में अमेरिका की जो तब्दीली है उसके नतीजे में वहाँ भी कुछ हमें मामला ठंडा होता दिखाई दे सकता है। भारत पर दबाव आएगा अमेरिका का इस हवाले से भी, क्योंकि अमेरिका के पास पिछले 5 साल की इंटेलिजेंस इतलात और फिर सेटेलाइट इतलात मौजूद हैं। भारत उस हवाले से अंडर प्रेशर आएगा। लेकिन चूंकि जो अमेरिकी नायब सदर हैं कमेला हैरिस, वो उनकी वालदा भारतीय हैं और वालिद उनके जमैकन हैं, तो नेचुरली भारत के साथ उनका एक कुदरती मोहब्बत, या जिसे खून में बची हुई मोहब्बत कह लें, वो है। तो वो कोशिश करेगी यकीनी तौर पर भारत के साथ ताल्लुकात। फिर भारत एक बड़ी तजारती मंडी है। भारत के साथ अमेरिका की जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में ताल्लुकात है, भारत वो डिपेंडेंट है भारत पर तकरीबन अमेरिका उस हवाले से। तो वो मामला वैसे आगे मजीद बढ़ सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मामला है उसमें पाकिस्तान को एज मिलने का इम्कान ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि भारत के साथ ताल्लुकात को, मुस्लिम दुनिया को और मुसलमानों को मुतमईन रखने के लिए जो बाइडन उनको स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को थोड़ा नीचे रहेंगे। फिर जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है भारत में, अक़लियतों के हवाले से, मुस्लिम अक़लियतों के हवाले से जो कवानीन है, और जो 370A का खात्मा है उस हवाले से, और कश्मीर में जो सूरत हाल है, वो पाकिस्तान को के मौक़िफ़ की को पजीराई उसमें मिलेगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि बराक ओबामा जो हैं वो अफ़गानिस्तान को मसला हल किए बगैर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, और सदर ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया था कि वो अमेरिकी फ़ौज में कमी करेंगे। तो अमेरिका का फोकस रहेगा अफ़गानिस्तान पर, उसमें पाकिस्तान का किरदार भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के बगैर अमन लाना मुमकिन नहीं है। और फिर हमने देखा है पिछले 6-8 महीने में, 1 साल में, कि अमेरिका के साथ के जो दोहा मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात की कामयाबी भी पाकिस्तान की मरहून मिन्नत समझी जाती है। फिर अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर एक बैनुल अफ़गान डायलॉग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, पाकिस्तान उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल है। पाकिस्तान के बगैर इंटर अफ़गान डायलॉग कामयाब नहीं हो सकते। तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को। पाकिस्तान का किरदार है, पाकिस्तान के किरदार को जो बाइडन बरबरा तस्लीम भी कर चुके हैं कई बार। तो वो वहाँ पाकिस्तान को एज हासिल होगा। और फिर उसका पाकिस्तान के साथ भी ये मामला जुड़ा है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। तो अशरफ गनी हुकूमत के जो ताल्लुकात थे जो सदर ट्रंप के साथ, उसमें भी उस हवाले से भी कुछ बेहतरी आने के इम्कान हैं। और फिर अमेरिका चाहता है कि अमन मुआहदा मुस्तकिल, और ये अमेरिकन पॉलिसी है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। इसको ट्रीटमेंट ज़रा मुख्तलिफ होगा, डिविएशन थोड़ी सी होगी, लेकिन इसी मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा वसीउल बुनियाद करके बढ़ाए जाने का इम्कान है। तो इसलिए इस बार, और फिर तालिबान भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों में जो अमरीकी नुमाइंदा खसूसी है अफ़गान अमन के लिए, ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने भी कुछ मायूसी का इजहार किया था। लेकिन वो तालिबान चूँकि मुज़ाकरात में भी बड़े हार्ड है, उन्होंने इंतज़ार किया अमेरिका में तब्दीली का, और अब उसके हवाले से कुछ फाइनल बात सामने आएगी। नाज़रीन, बातें हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। पिछले 4 साल में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में, तो हमने पिछले 2 साल से देख रहे हैं, अमेरिका में मीडिया पर कदगनें लग रही थी। मसलन वॉइस ऑफ अमेरिका से लोगों को जॉबलेस किया गया, बड़े पैमाने पर जॉबलेस किया गया। फिर CNN को, वाशिंगटन पोस्ट को, तमाम अखबारात को अमरीकी सदर बुरा भला कहते रहे। फिर पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तशरीफ लाए इक़्तिदार में, तो पाकिस्तान में भी मीडिया पर कदगन की शिकायत बढ़ गई। मीडिया के लोगों को हिरासा किए जाने के मुकदमात अदालतों में बढ़ गए। गुज़िश्ता रोज़ फ़खर दुरानी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की है कि उन्हें हिरासा ना किया जाए। मिसिंग पर्सनस के मामला बढ़े, इंसानी हकूक़ के कर्टेलमेंट इस हुकूमत में, उसकी शिकायत बढ़ी। सियासी आज़ादियाँ कम होने की भी शिकायत बढ़ी। तो इस तरह से पाकिस्तान में एक ओवरऑल जो सिचुएशन है, सिनेरियो है, वो ज़रा डिप्रेस दिखाई देता था। अब मेरा अपना तजिया है, कुछ लोगों से बात भी हुई अमेरिका में, वो ये समझते हैं कि जो बाइडन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देंगे उसके किरदार की वजह से अफ़गानिस्तान में, तो इन मामलात को पर भी वो हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे कि इन मामलात को बेहतर बनाया जाए। मसलन मीडिया पर जो कदगनें हैं उनको हटाया जाए। अमेरिका में बारहा स्टोरीज भी छप चुकी हैं। फिर सियासी आज़ादियों के हवाले से
अमरीकी निज़ाम में जो दो पार्टियां, अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम है, बाकी छोटी छोटी कुछ पार्टियां मौजूद ज़रूर हैं लेकिन वो उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 600 साल से दो ही पार्टियां हुकूमत करती हैं। तो उस सिस्टम में जो रिपब्लिकन हैं वो ऑटोक्रेट हुकूमतों के साथ या डिक्टेटोरियल हुकूमतों के साथ दुनिया भर में काम करना पसंद करते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो पॉलिसी शायद चल भले वही टो कर रही हो, बेशक वही पॉलिसी टो कर रही हो जो अमेरिका की पॉलिसी होती है, लेकिन उनका उनका स्टाइल ज़रा मुख्तलिफ है। वो सियासी जमातों के जरिए काम करते हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनके डेमोक्रेटिक पार्टी में असर रसूख उनका ज़्यादा है। जो शाहिद खान साहब हैं वो नवाज शरीफ साहब के खासे करीब समझे जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने साथ अपने जो वेल विशर्स हैं अमेरिका में, उनके ज़रिए अमरीकी जो बाइडन की कैंपेन में खासा हिस्सा डाला है। उनके साथ एक राब्ता रखा है, एक इंगेजमेंट रखी है दोनों जमातों ने। तो वो इन दोनों जमातों को इनकी सियासी पोजीशंस के हवाले से, सियासी एडवांसमेंट के हवाले से, सियासी जदोजहद के हवाले से फ़ायदा दे सकती है। मैं हुकूमत के खात्मे के हवाले से जो PDM की मुहिम है उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सियासी हवालों से बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में मीडिया पर दबाव कम हो सकता है। इंसानी हकूक़ की सूरत हाल की जो शिकायत हैं उनमें नुमायाँ कमी आ सकती है। सियासी आज़ादियों में इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग खास तौर पर उसके इस फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन नाज़रीन, एक जो कंसर्न की बात है हमने पिछले दिनों में वजारत खारजा में और जो लोग मुख्तलिफ ओहदों पर फायज हैं उनसे हमने पर्टिकुलर सवाल भी किया था कि अगर अमेरिका में कोई तब्दीली आ गई इलेक्शन में, जो बाइडन जीत गए तो क्या होगा। बहुत लफाजी से काम लिया गया नाज़रीन, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया, किसी ने भी नहीं ये इस जानिब नहीं तवज्जो दी कि जो बाइडन के साथ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने इंगेज नहीं किया। जो बाइडन के साथ इंगेज करना, जिन पर अपोजिशन ये इल्ज़ाम आयद करती है, जिन कुव्वतों पर उन और जिनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिलावल भुट्टो ने, उनकी यह जिम्मेदारी नहीं थी। ये वजारत खारजा की शाह महमूद कुरैशी साहब की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो इंगेजमेंट उनके साथ जारी रखें। लेकिन हमारी इतला यह है, अमेरिका से भी बात हल्कों से इसकी तस्दीक हुई कि जो बाइडन के साथ कोई इंगेजमेंट नहीं थी पाकिस्तान में। मुझे हैरत है कि डॉक्टर मुईद यूसुफ अमरीकी निज़ाम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका में रहकर आए हैं, वहाँ थिंक टैंक चला कर आए हैं, बहुत ज़हीन आदमी हैं। उन्होंने भी शायद इस हुकूमत को ये मशवरा नहीं दिया कि दोनों पार्टीज़ के साथ इंगेज करें, इलेक्शन कैंपेन का टाइम है। पाकिस्तान ने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली अपने जो सोर्सेज होते हैं अमेरिका के अंदर, उनके ज़रिए ना तो कभी थिंक टैंक्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन इस हुकूमत ने तो जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है इनके साथ, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, वो नहीं की। ये एक तशवीश की बात है। लेकिन अब हालात क्या होंगे उनका तो अंदाज़ा आगे चलकर ही होगा, हकीकी तौर पर जब जो बाइडन सदर के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन नाजरीन, मुझे लगता है और मुझे ये उम्मीद है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, और ये ताल्लुकात में बेहतरी में पाकिस्तान का जो किरदार है वॉर ऑन टेरर के हवाले से और आर्मी अमन के हवाले से और कोरोना के हवाले से जो पाकिस्तान का आर्मी किरदार है, उसको भी अमेरिका तस्लीम करेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में इस पैगाम के साथ कि कोरोना आ चुका है, उससे एहतियात कीजिए, अपनी, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने रिश्तेदारों की, अपने अहले मौला का की हिफाजत कीजिए। ये कौमी फरीज़ा भी है, आपका ज़ाती और मजहबी फरीज़ा भी है। नाज़रीन, इस पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। और एक दरख्वास्त छोटी सी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मालूमात हैं वो मिलती रहे, डीप इंसाइट मिलता रहे और तज्जिया भी मिलता रहे। उस कल तक के लिए खुदा हाफिज़।